अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई, आज वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला सर फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि बहरान में मुलविस ओगरा समेत जिम्मेदारों से रियायत नहीं बरती जाएगी। फिर काबीना अरकान ने भी इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा मिलने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। जबकि मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना था कि मुल्क में इस वक्त 2.25 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। 1-2 रोज़ में वाफिर मिकदार में पेट्रोल दस्तयाब होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क में पेट्रोल की किल्लत आखिर क्यों पैदा हुई? क्या मुल्क में नया माफिया सरगर्म हो चुका है? दूसरी तरफ हुकूमत ने 3000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट भी तैयार कर लिया है, जिसकी मंजूरी 10 जून यानी कल कौमी इक्तिसादी काउंसिल से ली जाएगी, जिसके इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। फिर 11 जून को इकनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा, जबकि 12 जून को वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 7570 अरब रुपए के वफाकी बजट का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में IMF के दबाव के बावजूद इजाफे का इम्कान है। ज़राअत तवानाई के मंसूबों के लिए दरामदी मशीनरी पर कस्टम्स एक्साइज ड्यूटीज़ में 3% तक कमी भी मतवक्के है, जबकि टैक्स वसूलियों का जो हदफ है ये 4500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 2.3% रखे जाने का इम्कान है। लेकिन इसके बरक्स आलमी बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान की आइंदा माली साल में GDP नमू जो है ये -1% रहेगी। आलमी बैंक की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता अंदाजे से भी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, जिसके बारे में खबरदार किया गया था। आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के अहम बरामदी शोबाजात के तेज़ी से सुकड़ने की तवक्को है, जिसकी बहाली जो है ये बहुत सुस्त होगी और इसके मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। जबकि कोरोना की वबा और लॉकडाउन के बायस आलमी तिजारत मुतासिर होने से जारी माली साल के 11 माह के दौरान पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं बरामदात में 6.87% कमी भी रिकॉर्ड की गई है, जिससे तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर के साथ बढ़कर 27.77% जो है ना वो हो गया और 11 माह में बरामदात 19 अरब 89 करोड़ डॉलर की हुई। जबकि इसके साथ साथ दरामदात में 18.96% कमी रिकॉर्ड की गई। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 7 सालों में पाकिस्तान की हमसाया ममालिक के साथ बरामदात में मुसलसल कमी आ रही है। बरामदात में 5 साल नून लीग दौर में कम, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कमी देखी गई। दूसरी तरफ माहिरीन मुआशरात के मुताबिक हुकूमत इस साल ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सनत, मादनियात, खिदमात और मालियात के शोबे में शरह नमू के अहदाफ टारगेट हासिल करने में नाकाम रही है। आने वाले माली साल हुकूमत के लिए जो है ये कितना मुश्किल साबित हो सकता है? अवाम पर इस बजट में क्या रिलीफ है, कितना बोझ डाला जाएगा, इस बजट में मैं बात करूंगी। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 3 दिन के बाद जो बजट आ रहा है, अवाम ये जानना चाहते हैं कि अब ज़ाहिर है ऑलरेडी कोरोना की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा तंग भी है, बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं, तो ये अवाम जानना चाहते हैं कि हर साल की तरह सिर्फ अवाम दोस्त बजट का नाम दिया जाएगा, अल्फाजों का गोरख धंधा होगा, खुश उन लोगों को किया जाएगा जिनसे कर्ज लिए जाते हैं। अवाम के लिए क्या कोई खुशखबरी है इस बजट में या नहीं? नहीं, देखो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये तो एक कोरोना का बजट है और इस बजट का जो सारा डायरेक्शन है ना मुख्तलिफ होगा। हमारे मेन कंसंट्रेशन ये है कि किस तरह से हमें इकॉनमी को चला सके, किस तरह से हमें यह डिमांड को उठाना है। हाँ। तो इस सिलसिले में मैं बताऊं कि जो मेरे तरफ से इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से जिस तरह से मैं देखता हूँ वो ये है कि बजट का मैं समझता हूँ 3 पिलर्स है। एक तो ये है कि किस तरह से हम लोगों ने रेवेन्यू का डायरेक्शन चेंज कर सके। हाँ। मैं एक मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको बता दूं कि
नॉर्मली पाकिस्तान का जो बजट होता है ना वो है ज़्यादा तौर पर कस्टम ड्यूटी और कस्टम्स रिलेटेड ड्यूटीज़ है वो वहीं से रेवेन्यू हासिल करे। इस दफ़ा ये रुख बदल रहा है। सही कि मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज हैं तकरीबन 50% बजट का होता था। हाँ। अभी जिस तरह से आपको पता है कि इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, हाँ। तो जाहिर है वहाँ से रेवेन्यू भी कम हो गया है। हाँ। और हम लोग जब बाकी कंट्रीज को देखते हैं ना तो हमारा तकरीबन 50%, 45% ये भी है। इंडिया में वो है 26%, बांग्लादेश में 28% और मगरबी दुनिया में वो है 10%, 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी इसी डायरेक्शन में अभी कोशिश करते हैं कि इस तरफ जाए, इसलिए कि जब आपका रेवेन्यू सेल्स टैक्स और सर गुज़श्ता साल अगर हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, गुज़श्ता 7 सालों में हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ईरान के साथ बरामदात 5 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर से सिर्फ 0.01% रहेगी, बहुत कमी आ गई। फिर चीन के साथ 17% इसमें गिरावट आई है। अफ़गानिस्तान में भी ये रेशो बहुत कम हुई है। बावजूद इसके जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसमें 27.77% कमी भी हुई है, लेकिन इसकी वजह एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं बल्कि जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो कम हुई है, जिसकी वजह से तजारती खसारा कम हुआ है। अब जो नया माली साल है इसमें टारगेट क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस रखने के लिए? हमारी एक्सपोर्ट में किस हद तक इजाफा हो सकता है? क्या टारगेट क्या रखा है इस नए बजट में? देखो, एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्च के 15 तारीख तक हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल सही जा रहे थे और मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ 14%। तो लेकिन जैसा कोरोना वायरस ने हमें यह हिट किया तो मार्च में वो गिर के 6% हो गया। फिर अप्रैल में इतना गिर गया, कमी हुई तकरीबन 55%, लेकिन मई में ये फिर ऊपर गया और अभी हमारे जो मैं समझता हूँ हमारे एक्सपोर्ट कुछ शुरू हुए कि बेहतर हो गए। मई में डाउनफॉल 55 से अभी सिर्फ 35% हुआ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जून में अल्लाह करे तो हमारे टेक्सटाइल की अगर बात करें तो ये हमारी एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम जो है ना वो सेक्टर है। इस सेक्टर को पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए। अब वो 40% तक गैस टैरिफ में कमी का एक और डिमांड कर रहे हैं। क्या इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद आप लोग इंसेंटिव देने जा रहे हैं? नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर को हम लोगों ने वायदा किए थे कि आपके लिए जो बिजली और गैस का जो हम लोगों ने सहूलत दिए थे वो कंटिन्यू रखेंगे। मेन डिमांड टेक्सटाइल्स का और बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स का ये है कि आपने हमें कंपेटिटिव रखना है और आपको पता है और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बिजली का कॉस्ट है ना, दोनों गैस और इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। तो हमें यहाँ सपोर्ट देना है और सपोर्ट देंगे अगले साल, तो इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने जो उनके जो और बेनिफिट्स हैं DLTL का वो भी कंटिन्यू रखेंगे। हाँ। उन्होंने ये भी मांगा है कि DLTL कर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट्स करें, वो हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, वो तो हो सकता है। लेकिन और जो उनके
पुराने जो रिफंड्स हैं वो हम लोग ने दे चुके हैं और अच्छा। आइंदा भी देंगे, इसलिए कि बिजनेसमैन को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो लिक्विडिटी का। हाँ। तो लिक्विडिटी को हम लोग ने इम्प्रूव करना है और इंशाल्लाह जो भी अच्छा, हम लोगों इस ने वक्त वायदा जो किया है सर्कुलर डेट है रज़ाक दाऊद साहब, गर्दिशी कर्जा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। इस वक्त 2000 अरब तक जो है सर्कुलर डेट पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिस बिना पर ये जो सर्कुलर डेट है ये बढ़ता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। 20 अरब रुपए का इजाफा हर महीने सर्कुलर डेट में हो रहा है। रज़ाक दाऊद साहब, बिजली आज भी महंगी बन रही है, आज भी जो हमारा सनतकार है या कारोबारी तबका है, अब ये कह दें कि प्रोडक्शन इसलिए भी ज़्यादा नहीं हो रही है कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है सनतकार, जो कारोबारी तबका है। कॉस्ट जो बढ़ जाती है, ज़ाहिर है आपको बिजली महंगी मिलेगी और गैस महंगी मिलेगी। क्या इन कंपनीज के साथ नजरसानी उन मुआहदों पर करने की ज़रूरत है जो बिजली आज हमें महंगी मिल रही है? दोबारा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है उन सब मुआहदों को? हाँ, नहीं, वो तो सबके सामने है कि किस तरह से IPPs का एक व्यू है, हुकूमत का दूसरा व्यू है। अल्लाह करे कि ये अमन तौर पर ये सारा मसला हल हो जाए और इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये जो आप बता रहे हो कि बिजली पाकिस्तान में महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अभी आज ये थोड़ी शुरू हुआ है, ये तो 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है और हमें आस्ते आस्ते हमें एक जो हमारा मिनिस्टर है या पावर का, उन्होंने एक मंसूबा बनाया है। हाँ। और ये आसानी से बिजली का कॉस्ट कम नहीं होगा। इसके ऊपर हमें तवज्जो कई सालों से देना पड़ेगा, तो फिर उम्मीद है। लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग ने तो उनको दे दिए है लोअर कॉस्ट के ऊपर। बिजली का कॉस्ट हम लोगों ने देखे कि बाकी जो हमारे कंपीटिंग कंट्रीज है वहाँ क्या रेट है और वो हम लोगों ने हमारे एक्सपोर्टर्स को दे दिया है। अच्छा। और इस वजह से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। हाँ। तो उम्मीद है कि ये शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेक्सटाइल्स की आप लोग बात कर रहे हैं कि हाँ। टेक्सटाइल्स में टाइम लगेगा कि जो मगरबी दुनिया के जो वहाँ से ये ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। लेकिन इतनी टाइम में हम लोगों ने तवज्जो दे रहे हैं PPE, प्रोटेक्टिव माल के ऊपर, कि हम लोग ने गाउन्स, मास्क, हर चीज़ें बनाने शुरू कर दी। और आज मैंने एक ट्वीट भेज दिया सबको कि आप लोगों ने भरपूर एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दो और हमें जो भी गाउन्स है, मास्क है, जो भी आप लोग बना सकते हो बनाओ और जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट करो। इस बजट में नए टैक्सेस लग रहे हैं जो पिछले माली साल की जो रवां माली साल है, जो टैक्स रेवेन्यू अहदाफ थे, जो टारगेट्स अचीव करने थे वो नहीं हो सके, तो इस बार नए टैक्स लगाए जा रहे हैं बजट में? नहीं, मैं इसके ऊपर आपको नहीं बता सकता इसलिए कि मुझे पता है, लेकिन ये जिम्मेवारी एडवाइज़र ऑन फाइनेंस है, वो आपको सारे बताएगा। ये बड़ा अनप्रोफेशनल होगा कि मैं ये बता दूं। अच्छा। ये उनकी जिम्मेवारी है, तो वो बताएंगे। अच्छा, कि वो क्या करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन्स, इस बारे में भी फैसला हुआ है, इनको बढ़ाने का भी फैसला हुआ है? ये चीज़ें है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप प्लीज़ हफीज़ शेख से बात करें, डॉक्टर हफीज़ शेख, वो आपको बताएंगे। अच्छा, अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, चले हम ज़राअत की बात कर लेते हैं। आप देखें कोरोना और टिड्डी दल की वजह से
ये शोबा भी जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अब टिड्डी दल की वजह से किसान आज रो रहा है कि पूरा साल किसान मेहनत करता है, लेकिन जो हाल फसलों का हो चुका है, हो सकता है कि अगले जो हमारा माली साल है इसमें जो टारगेट्स रखे हुए होते हैं वो भी अचीव ना हो सकें। तो कोई तखमीना इस बात का लगाया गया है कि कितना इससे नुकसान होगा आने वाले माली साल में, और कितना इस बजट में ज़राअत के लिए आप लोगों ने रेवेन्यू टारगेट का आपने रखा हुआ है, कितना बजट रखा है इस शोबे के लिए? नहीं, लेकिन जो मैंने सबसे बड़ा जो मेरा तवज्जो है ना वो ये है कि हमें मेक इन पाकिस्तान जो हमारी पॉलिसी है ना उसको आगे ले जाना। जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, हमारे किसान भाइयों को भी माल उठेगा। और ये किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बजट में जो हम लोगों ने पिछले बजट में शुरू किए थे इसको मज़ीद ले जाएंगे कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल ज़ीरो रेटेड पर मिल जाए, और जब वो होगा तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। मैं ये जो पुरानी पॉलिसी थी रॉ मटेरियल के ऊपर 20-30% ड्यूटी लगा है, ये नहीं चल सकता। अभी इंशाल्लाह बजट के बाद काफ़ी रॉ मटेरियल्स के ऊपर। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब जाहिर है हुकूमत ने इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को देखते हुए अपने पाकिस्तान में भी प्राइसेस काफ़ी हद तक कम भी हुई, लेकिन क्या फ़ायदा, आसानी से पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, लोग घंटों घंटों इंतज़ार भी करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या वजह है? सप्लाई कम है? क्यों लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता इतना सस्ता होने के बाद भी? यस, ये भी काफ़ी डिस्कशंस हुई थी कैबिनेट में, और ये आपको हमारे जो पेट्रोलियम का एडवाइज़र है वो आपको बताएगा। इसमें ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सस्ता हो जाए। ख्वाहिश तो यही थी कि ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे सस्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाकिस्तान में हो जाए, और यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। मैं आपको मुझे एक और चीज़ का ऊपर तवज्जो देना है कि देखो ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको रैशनलाइज हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बजट के बाद मैं कोशिश करूँगा कि हमारे बिजनेस को एक रोड मैप दे दूँ कि आइंदा 2-3 साल में किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो, और खास तौर पर मेक इन पाकिस्तान हम लोग पाकिस्तान में बनाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बेहतर होगी। और इसलिए कोरोना की वजह से काफ़ी बेरोजगारी हो गई है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करना चाह रही हूँ रज़ाक दाऊद साहब, वो ये कि स्टील मिल की निजकारी पर भी आज फैसला हुआ। ICC ने जो मंजूरी दी थी कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक के जरिए निफारिग करने का फैसला, PP इसको बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा इसको अपोज कर रही है कि ये सिंध हुकूमत की ज़मीन है, मलकियत, जिस मकसद के लिए वफाक को दी गई थी वो मकसद पूरा नहीं होगा तो ये हम वापस जो है ना सूबा वापस ले सकता है। तो लग रहा है एक नई महाजरा शुरू हो जाएगी। क्या फैसला क्या हुआ है आज इसको प्राइवेटाइज करने के हवाले से? नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्राइवेटाइज। असल में ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये हम लोगों ने स्टील मिल की जो प्रॉपर्टी है वो हुकूमत की रहेगी, पाकिस्तान की रहेगी। ये हम लोगों ने एक किस्म का लीज के ऊपर देंगे, मैनेजमेंट दे देंगे। 20 साल 25 साल ये सारे नेगोशिएशंस होंगे, लेकिन ये जो लफ्ज़ है प्राइवेटाइजेशन वो सही लफ्ज़ नहीं है, ये है इट इज़ वी विल लीजिंग द फैसिलिटी आउट। मतलब तो ये मतलब कि चलाएंगे बाहर के लोग, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा। वो सारे को एक्सपेंड करेंगे,
वो इनको जो भी मौजूदा फैक्ट्री में नुक्स है उनको दुरुस्त करेंगे, मज़ीद और इन्वेस्ट करेंगे, वो चलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया। फिर फरवरी से लेकर आज के दिन तक मुल्क में कोरोना भरपूर तरीके से अपने पंजे गाड़ चुका है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 2,200 के करीब अफराद जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं। अब कराची शहर में अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और मरीजों को अब दाखिल नहीं किया जा रहा है। इतनी संगीन सूरत हाल में भी हम देखते हैं कि वफाक और सिंध में महाजराई अपनी जगह जारी है और कोरोना से लड़ने की बजाय वफाक और सिंध आपस में लड़ रहे हैं। कभी टेस्टिंग किट्स पर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, तो कभी टाइगर फोर्स पर, तो कभी एहसास प्रोग्राम के मराकज़ पर। महाजराई की वजह कोई भी हो, खमियाजा जो है यकीनन आम आवाम को हमें ही भुगतना पड़ता है और मज़ीद भी शायद भुगतना पड़ेगा। सिंध की जानिब से वफाक पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन NDMA से जब सिंध को कोरोना से मुतालिक सामान की फराहमी के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये देखिए। या दूसरे दो जो ट्रांच थे वो हमने सूबों को डायरेक्टली दिए थे और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रास्ते में ही हमें ये इतला मिलती थी कि वो जो उसकी जगह बनती थी वहाँ नहीं पहुंची। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज़ को देखते हुए हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी और अभी फ़ौज की जो मुख्तलिफ इलाकाई कोरें हैं हम सामान उन तक भेजते हैं और वो सामान जो है आगे मुख्तलिफ अस्पतालों में सूबे के साथ मिल बैठ के उसको पहुँचाते हैं। ठीक है। 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि कोरोना सिर्फ फैला नहीं, ज़बरदस्ती फैलाया गया और इसका जिम्मेदार वफाक है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अगर वफाक ने खुद काम नहीं करना था तो दूसरों की कोशिशों को सबोताज नहीं करना चाहिए था। ये बात भी हकीकत है कि हुकूमत और अपोजिशन कोरोना के खिलाफ कोई भी मौसर पॉलिसी बनाने में अभी तक तो नाकाम रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा इल्ज़ाम वफाक के खाते में डालना दुरुस्त होगा? फिर आम सवाल ये भी है कि सिंध और वफाक में महाजराई 5 साल फिर क्या ऐसे ही जारी रहेगी? क्यों हर थोड़े अरसे के बाद सिंध में गवर्नर राज लगाने के मुतालिबात जो है ना वो जोर पकड़ने लगते हैं, ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमने आज देखा कि सिंध में जो जाली डोमिसाइल्स का मसला है, मामला है, अब ये काफ़ी संगीन हो गया। इस पर आज बात भी हुई। सिंध हुकूमत तो कह रही है कि जाली डोमिसाइल पर नौकरी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन क्या सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा या नहीं, इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने टाइम दिया। गवर्नर साहब, इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना केसेस जो है जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जुलाई से अगस्त तक का जो ये वक्त है इसमें जो केसेस हैं ये पीक पर होंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कौन कितना जो है SOPs पर अमल कर रहा है। एक हफ्ता पहले आपने कहा था कि सिंध हुकूमत अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएगी तो मैं इसको अपोज करूंगा, मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं इसकी मुखालफत करूंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब जबकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई तशवीश में मुब्तला है, अगर सूरत हाल दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाती है या सिंध हुकूमत फैसला करती है, क्या इस सिचुएशन में भी आप ऐसे ही अपोज करेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा नहीं चाहूंगा कि लॉकडाउन की तरफ जाएं? देखिए, हमारे पास 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इस वक्त। एक है एक्सट्रीम लॉकडाउन और एक है कि जो बिल्कुल लॉकडाउन ना हो। हम कोई मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढने पाते कि हम ऐसा करें कि कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दें और कुछ चीज़ों को खुला रखें। हमने लॉकडाउन के दौरान करना क्या है वो प्लान हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम लॉकडाउन करेंगे किस लिए कर रहे हैं और लोग खोलेंगे तो फिर जो उसका आउटब्रेक होगा उसको हम कैसे संभालेंगे, आउटफ्लो को, सही वो हमें नहीं पता। उन मुल्कों में लॉकडाउन कामयाब हुए हैं जहाँ पे कोई प्लान करके किया है कि ये हम 45 दिन के लिए लॉकडाउन करने जा रहे हैं,
इस 45 दिन में हम इतने अस्पतालों के बेड बढ़ा लेंगे, इतने वेंटिलेटर्स ले आएंगे, इतनी मेडिसिन हमारे पास आ जाएंगी, इतने डॉक्टर्स नर्सेज हम मजीद मुल्क के दूसरे हिस्सों से मंगा लेंगे या कोई और बंदोबस्त करेंगे। वो सारी चीज़ें तो हमारे पास प्लान में है नहीं। अगर है तो मुझे बता दीजिए, मैं तो इससे ना वाकिफ हूँ। गवर्नर साहब, ये प्लान सिर्फ आप सिंध हुकूमत के पास ना होने की बात करें या तमाम सूबों की यही हालत है, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, इवन के वफाक भी फिर इसमें नाकाम रहा है? देखिए, वफाक तो लॉकडाउन के हक में ही नहीं था। हाँ। तो वफाक को तो आप अलहदा करें, उनकी तो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी। सिंध गवर्नमेंट हैज़ बीन क्लेमिंग कि लॉकडाउन की वजह से काबू पाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह, लॉकडाउन इज ऑल्सो इफेक्टिव, बट व्हेन इट कम्स टू अ पॉलिसी कि उसके साथ आगे आपने क्या करना है। कराची में पूरे सिंध में बेइंतहा ऐसी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, इमारतें जहाँ पे अस्पताल तामीर हुए और अस्पताल यानी बिल्डिंग बन गई बट अस्पताल कभी बने नहीं। सैसी के पास बेइंतहा ऐसी चीज़ें पड़ी हैं अस्पतालों की, छोटे छोटे अस्पताल इलाकों में हैं जिनको कोविड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास अगर 1000 बिस्तर का हम बंदोबस्त कर लें तो हम इससे फाइट बैक कर सकते हैं। इतना गंभीर मामला इसलिए नहीं है कि जो शरह अमवात है वो आज भी बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इससे फाइट बैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ हो कि विजनरी, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम ये लॉकडाउन करने जाएंगे तो इससे हासिल हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम आज से 30 दिन के लिए बंद कर देते हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देते हैं, सारा कारोबार ज़िंदगी को शट डाउन कर दें, हर चीज़ बंद कर दी जाए, उसके बाद क्या होगा? जब हम 30 दिन के बाद खोलेंगे तो जिन लोगों को घर में वायरस हुआ होगा, किसी एक को हुआ होगा, वो सारों को लगाएगा, मोहल्लों में वायरस बढ़ जाएगा, उसको हम कैटर कैसे करेंगे? क्योंकि हमने तो बंदोबस्त किया नहीं आगे। तो लिहाजा मैं कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, मैं हर उस चीज़ की सताइश करना चाहता हूँ जो बेहतर काम के लिए की गई। लेकिन नज़रिया है कि मेरा ये ख्याल है कि वफाक जो बात कर रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया अब इस बात को मान रही है कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। इफ लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग लॉकडाउन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि वबा ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है लॉकडाउन इसलिए होता है कि वबा मज़ीद फैले ना, केसेस ज़्यादा ना बढ़ें, केसेस कम ही रहें। लॉकडाउन का मतलब ये है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो जो मईशत की सूरत हाल है उसका मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसका दूसरा एंगल देखें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर इसी रेशो से केसेस बढ़ते रहे तो हमें ये भी तो सोचना है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर ये बोझ बर्दाश्त कर सके। अब तो अस्पतालों में, आपको कराची के अस्पतालों की भी हालत पता है, उन्होंने तो मजीद मरीज दाखिल करने से इनकार कर दिया है। तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम बोझ बर्दाश्त कर सकता है ये? देखिए, ये तो आप उनसे सवाल करें जिनके पास हेल्थ सिस्टम था और जिन्होंने नहीं बनाया इसको। आप उनसे सवाल करें कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क में, 3-3, 4-4 वारियां लगा के हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अगर कोई नहीं हम करेक्ट कर सके तो हमने किया क्या। हमारे पास तो प्रॉब्लम आती है कि हम अगर लॉकडाउन सिचुएशन में जाते हैं, आपको अंदाज़ा शायद नहीं है कि यहाँ पे 8 बाय 8 या 10 बाय 10 के कमरों में 10-10 लोग रहते हैं जो सुबह शाम की 2-2 शिफ्टों में काम करते हैं, 5 एक वक्त में कमरे में होते हैं। हमने उनको बंद करके कमरे में डाल दिया। एक शख्स को वो 10 को हो गया, वो 10 बार निकले वो 100 को करते हैं। ये भी लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स है ना। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि अगर लॉकडाउन में आपको, जब आप लॉकडाउन उठाए, जिंदगी भर तो लॉकडाउन नहीं लगा सकते आप, हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि कोविड कब तक रहेगा, आप भी नहीं मुझे बता सकते कि कब तक है। बिल्कुल। तो ये जब तक भी हमारे ऊपर है, इस दुनिया में है मौजूद, ये हमारे लिए खतरा है। हमने इससे फाइट करना है। उस फाइट के हमें तरीक़ेकार तय करने हैं। हमें ब्लेम गेम से बाहर निकल के हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी टू बिल्ड एंड रीबिल्ड के इसको हम कैसे करें। अगर कोई अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे हो सकता है, मैं तैयार हूँ मदद करने के लिए। मैं फिजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं करके देता हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपके टीवी कैमरे के थ्रू मैं कह रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ। दैट दे वांट फ्रॉम मी के टू डिलीवर कि आप हमें ये काम कर दें, मैं उनके साथ मिलकर करने के लिए तैयार हूँ। देयर इज नो इशू। हमने तो लोगों की जानें बचानी है। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिलकर आप काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पेंडेमिक में जहाँ वफाक और सूबों को मिलकर काम करना चाहिए था, एक पेज पर होना चाहिए था, वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। जाहिर है अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो फायदा आवाम का होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो अल्टीमेटली नुकसान भी आवाम का ही होगा। जिस मकसद के लिए टाइगर फोर्स वफाक ने बनाई थी, जो मकसद था, सिंध में तो टाइगर फोर्स अभी तक ऑपरेट नहीं हो सकी है। क्या वजह है इसकी? कानूनी पेचीदगियां सामने आना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जी टाइगर फोर्स जो है ना गवर्नर साहब के अंडर काम करेगी, जिले इंतजामिया के अंडर काम करेगी। जिस मकसद के लिए बनाई गई थी सिंध में तो वो मकसद पूरा हो ही नहीं सकता ऐसे। फिर
देखिए, टाइगर फोर्स बहुत ज़बरदस्त फोर्स थी। मैं आज भी सिंध हुकूमत से कहता हूँ कि वो इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, आई विश आई कुड शेयर ऑन योर स्क्रीन्स, उसमें 1,56,000 लोगों ने रजिस्टर कराया है, 156,000, और उसमें PhDs हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, बैचलर्स हैं, उसके अंदर अंडर ग्रेड्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उसमें ऑर्डिनरी आदमी, शख्स मजदूर उसमें शामिल है। एक बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बड़ी ज़बरदस्त लिस्ट में लिए उन लोगों की जो वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी तरह हुकूमत का मदद करें, हाथ बढ़ाएं इस मामले में। और अब हम टाइगर फोर्स को, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया, द ओनली प्रोविंस इन पाकिस्तान जिन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया है, बाकी सब चीफ मिनिस्टर्स ने और हुकूमतों ने इसको एक्सेप्ट किया है, वो काम कर रहे हैं। DCs के साथ उनको लगाया गया, हम यहाँ पे भी तैयार थे उनको देने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है फॉर वट एवर रीज़न दे हैव, आई एम श्योर कोई बड़ा माकूल रीज़न उनके पास होगा, कोई जवाब आपका भी उनसे बात क्या रीज़न है? रीज़न तो पता होगी कि सिंध हुकूमत को क्या इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ है? I don't want to visit that area, वो फिर एक बैड टेस्ट में बात चली जाती है। I don't want to visit that area। हम एक इस वक्त बड़ी अच्छी तामीरी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसको उसी नहज पे रहने दें। मैं इसमें हम यहाँ पे अपने गवर्नर हाउस के थ्रू इसको ऑपरेट करेंगे। हमारे पास जो लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क है सिंध में, क्योंकि मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स में हम इनको मॉनिटरिंग पे लगा रहे हैं, हम इनको जो एहसास इमरजेंसी कैश रिलीफ सेंटर्स हैं उसमें लगा रहे हैं, और ट्री प्लांटेशन, ये 3 एरियाज़ हम आइडेंटिफाई हमने किए जो हम इनसे काम करेंगे इनके साथ मिलकर, और इंशाल्लाह ये फोर्स आपको बहुत जल्द स्ट्रीट पे नज़र आएगी। अभी हमारा एक प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू हमें ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे स्टाफ को, लोगों को। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके अंडर ही टाइगर फोर्स ने काम करना है। ठीक हो गया। अच्छा गवर्नर साहब, आप खुद इस सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपने अपना प्लाज्मा भी जो है वो डोनेट किया है। मैं चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आप उन लोगों को ज़रा बताइए, समझाइए कि अतिया डोनेट करने से उनकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी का भला हो जाएगा, किसी को नई ज़िंदगी मिल जाएगी, सेहत मिल जाएगी। लोग इस चीज़ को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने डोनेट किया तो क्या आपकी सेहत को कोई फ़र्क पड़ा? नंबर 1। नंबर 2 कि लोग तो आज भी जो है ना वो कोरोना को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। डिफरेंट थेरीज आती हैं, लोग समझते हैं कुछ साजिश है, कोरोना कोई हकीकत नहीं है। आप तो खुद इससे गुजर चुके हैं, तो मैं चाहूँगी आप ज़रा लोगों को बताइए कि इसको सीरियस लीजिए, और ख़ासकर प्लाज्मा डोनेट करने के हवाले से अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। देखिए, मुझे जब ये कोरोना हुआ ना, तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि जो मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया, तो उसमें से कुछ मुझे फ़ोन करके कहते थे कि अच्छा यार आपको कोरोना हो गया, तो इसका मतलब कि कोरोना तो है वाकई। तो पहले तो मुझे सवाल ही नहीं समझ आया कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव, या व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क मी कि आपको कोरोना हो गया तो वाकई इसका मतलब है। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये लोग इसको एक मिथ समझ रहे हैं, कि ये इट्स अ मिथ, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कोरोना का नाम लेके और कोई आई डोंट नो क्या कौन हासिल कर रहा है इससे। तो ये अब लोगों को समझ ये बात आ गई है कि ये इट्स अ पेंडेमिक, और ये इट्स अ रियलिटी एंड इट्स हर्टिंग पीपल। और ख़ास तौर से जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे, मास्क नहीं रख रहे, जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, उनका ज़्यादा इफेक्ट होने का चांस है। तो खुदारा इसका रिस्क ना लें। दिस इज़ अ डेंजरस डिजीज़। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि इससे इतना भी ना डरें कि अगर हो जाए तो आप समझें कि कोई आपकी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दी गई है, अब मौत लाजिम है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये हमारा ईमान है, अकीदा है एज ए मुस्लिम, लेकिन एहतियात जो है वो लाजिम है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो द लाइफ कैन गो एनीवेयर। हम देख रहे हैं ऑल अराउंड अस लोग बीमार हो रहे हैं, सेहतियाब भी हो रहे हैं, और हमने इसी दौरान फौतगियाँ भी देखी हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हमने देखे हैं। तो इसको खुदारा सीरियस लें, ये दिस इज़ अ सीरियस थिंग। ये इसका ऑफ कोर्स जो रेशो है मोर्टेलिटी का वो कम है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम है, और अल्लाह करे मज़ीद कम हो और ख़त्म हो जाए, लेकिन है मौजूद। तो इससे जितना बचें उतना बेहतर है। ये इट्स नॉट अ जोक कि हम इसे कोई हंसी मजाक में कोई बात को ले लें। हमारी आम आवाम को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी जो है सबसे कीमती रखी है, और आपकी वजह से अगर किसी दूसरे को इफ़ेक्ट होता है तो वो एक
एक बहुत बड़ी हमारी तरफ से कोताही है कि जिससे हमारी वजह से कोई इफेक्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम भी किसी से इफेक्ट हो, हमारी वजह से कोई और इफेक्ट हो सकता है। कई लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो कोविड से निकल जाते हैं, और कई लोग इसमें सिम्टम्स का शिकार भी होते हैं। जब मुझे हुआ तो मैं पहले 5-6 दिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे लग रहा था शायद रिपोर्ट ही गलत आई है। 6 दिन, छठे दिन से 12वें दिन तक मुझे सारे सिम्टम्स हुए, एंड वीकनेस, बॉडी एक्स, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कॉफिंग, हर चीज़ मुझे हुई। सो एक्सपीरियंस इट। इसमें एक टफ पीरियड, यानी आपकी फिजिकली तो गुजरते ही गुजरता है, मेंटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड जिसमें आपको 16 दिन या 21 दिन आपको एक कमरे में मुक़य्यद होकर रहना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ अपनी ज़ात के साथ। प्लाज्मा डोनेट करने के हवाले से भी लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि अगर एक शख्स प्लाज्मा डोनेट करता है तो 2 लोग इससे रिकवर जो है ना वो हो सकते हैं। तो ये भी ज़रा आप बता दें कि डोनेट करने से किसी का भला ही हो सकता है, सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है। हमें लोग घबराते हैं इससे कि जब वो प्लाज्मा डोनेट कर देंगे तो मजीद कमज़ोरी हो जाएगी, हो सकता है कोविड का अटैक वापस हो जाए। ये सोशल मीडिया डॉक्ट्रिन जो है ना, इसके ऊपर ना बिल्कुल यकीन करें। प्लाज्मा डोनेट करने से आपकी जान को कोई खतरा नहीं होना। आप एक हफ्ते के अंदर वो प्लाज्मा दोबारा बना लेते हैं, यानी डॉक्टर कहते हैं कि एक आदमी जो प्लाज्मा देता है उससे 2 लोगों की जान को बचाया जा सकता है, और एक शख्स जो रिकवर होने वाला है पेशेंट, जैसे मैं हूँ, तो मैं 4 दफ़ा ये काम कर सकता हूँ, यानी 8 लोगों की मैं जान बचाने का जवाज़ बन सकता हूँ। तो और हमारे तो मज़हब में है कि जिसने एक जान को बचाया गया उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो हमें तो इंसानियत को बचाना है इस वक्त। हमने नहीं देखना कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमने नहीं देखना कौन गोरा है, काला है, किस रंग व नस्ल का है, क्या ज़बान बोलता है। तो इस वक्त ये प्लाज्मा अतिया करें। जो लोग जिनको अल्लाह ने शिफा दी है वो अपना फ़र्ज समझ के ये काम करें कि क्योंकि अल्लाह ने उनकी जान बचाई है, क्योंकि लोगों की दुआओं से उनकी जान बची है, उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। सही। गवर्नर साहब, एक और बड़ा अहम मसला जिस पर आज भी बहस हुई, सिंध हुकूमत ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जाली डोमिसाइल का जो मसला। अपोजिशन कह रही है कि सिंध हुकूमत ने पैसे लेके जो नौकरियों को फ़रोख्त किया है, यहाँ के जो सिंध के लोग हैं उनके हक पर डाका डाला है। जो पहला हक हम जो सिंध में लोग रहते हैं उनका हक बनता है। आप लोगों का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि जो अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है, MQM भी, GDA भी, कि सिंध हुकूमत इसमें मुलव्वस है? ज़ाहिर है अफसरान की मिली भगत के बगैर ये जाली डोमिसाइल तो बन नहीं सकते। देखिए, जाली डोमिसाइल बने तो हैं, हाँ। और ख़ास तौर से जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये काम हुआ है, देही इलाकों में भी ये काम हुआ है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, कराची, मैं शहर को जानता हूँ, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, गली गली से वाकिफ़ हूँ, यहाँ पैदा पला बड़ा हूँ, सिंध में पैदा हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे सूबे के साथ, हमारे शहरों के साथ, ख़ास तौर से कराची के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है ये डोमिसाइल के चक्कर में। हमें इसको मामले को देखना चाहिए बड़े गौर व फिक्र से। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इसमें जो भी इसमें मुलव्वस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने जाली डोमिसाइल पर नौकरियां जिनको दी गई उनके साथ क्या होना चाहिए, जिन्होंने दूसरे के हक पे डाका मारा है? ये तो कोर्ट्स टू डिसाइड कि उनका क्या होना चाहिए, और जिन्होंने उनको भर्ती किया था उनका क्या होना चाहिए। हम तो यहाँ पे बिल्डिंगें गिर जाती हैं और हमें नहीं पता लगता कि कौन इसका कसूरवार है। अभी ये जो इतनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, पिछले 4 महीने में तकरीबन 7 बिल्डिंगें गिर गई हैं, और हमें अभी ढूंढ ही रहे हैं कि कौन कसूरवार है। तो हमें तो ये सामने बैठा हुआ SBC हमें नज़र नहीं आता, तो हम क्या बाकी काम बताएं किसी को। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे इस सूबे के साथ। बिल्डिंगों के ऊपर मंजिलों पे मंजिलें चढ़ा दी गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई, उसकी तरफ से आंख बंद की गई। वो इदारे जो इनको परमिशन देते रहे वो आज भी उसी तरह बैठे हुए हैं। लोग मर जाते हैं, लाशें लोगों की निकाल रहे हैं अभी वहाँ से लियारी से, अभी तक मलबे में लाशें ढूंढ रहे हैं अपने प्यारों के लोग। इंसान की ज़िंदगी का कोई यानी इसमें इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती है इसका कोई एहसास हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी बस हम इस इदारे को बचा लें, फलाने अफसर को बचा लें। गवर्नर साहब, आखिरी चीज़, मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ ये क्यों समझती है कि 18वीं तरमीम पर बात होनी चाहिए? आप मौजूदा क्राइसिस देख के, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, हमें भी इस सिचुएशन को लेके बहुत सारे चैलेंजेस जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं उनसे निपटना है, और फिर गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, माशी हालात को देखते हुए ज़रूरी हो गया। आप समझते हैं कि मौजूदा क्राइसिस जो चल रहा है उसमें ये दोनों चीज़ें क्या वाकई नागुज़ीर हैं? क्यों तहरीक इंसाफ इन पर बात करना चाहती है 18वीं तरमीम पर, और ख़ासकर गवर्नर राज लगाने की बातें आए रोज़ क्यों सुनने को मिलती हैं?
देखिए इस वक्त ना 18वीं तरमीम को छेड़ने की ज़रूरत है, ना गवर्नर राज की कोई बात करने की ज़रूरत है। गवर्नर राज की बात तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक मुझसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितनी मेरी मुलाकातें उनसे हुई 2 साल में वज़ीर आज़म बनने के बाद, कितनी बार टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, व्हाट्सएप पे बात होती है। मुझे आज तक उन्होंने कभी गवर्नर राज के ऊपर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना उन्होंने कभी मुझे कहा, ना मैंने कभी उनसे पूछा। वी हैव नॉट इवन डिस्कस इट फॉर वंस, लगाना तो दूर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। सही। दूसरा ये कि 18वीं तरमीम हमने इसलिए की थी कि हम इसको चाह रहे थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। हमें इसको किसी भी चीज़ को सेक्रेड काउ नहीं बना लेना चाहिए। हमें इसको रिव्यू तो कर सकते हैं, हम सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स वज़ीर आला खुद बैठ के रिव्यू कर लें कि इसमें कोई इफाका हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ, क्या इसको हमें मज़ीद डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद ताकतवर करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ें शिकें इसमें से निकालने की ज़रूरत है या और मज़ीद इसके अंदर डालने की ज़रूरत है। बट वी डिस्कस, हम तो हर चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, इस पर बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बात? किसी भी चीज़ पर बात हो सकती है बशमूल 18वीं तरमीम के। बट अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। आगे ज़िंदगी पड़ी, हम पेंडेमिक से निकल रहे हैं, उसके बाद हम हर चीज़ पर बात करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना एक ड्रामा है या हकीकत? क्या हुकूमत, मीडिया, आलमी इदारे क्या आवाम से झूठ बोल रहे हैं? इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते गैलप सर्वे किया गया। इस सर्वे में ये बात सामने आई कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ये ख्याल है कि कोरोना से उतना ख़तरा नहीं जितना बताया जा रहा है। 63% पाकिस्तानी शहरियों को यकीन है कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, जबकि 33% अफराद ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। इस हवाले से हमने भी आज एक सर्वे किया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों की राय जानी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अवाम कोरोना से मुतालिक क्या सोचती है और कोरोना से मुतालिक अवाम को कितनी आगाही, कितना शऊर है, ज़रा देखिए। कोरोना तो एक वबाई है या वर्ल्ड का कुछ आप कह सकते हो या कुछ भी है, हम तो नहीं जानते इसको, अमराज है या कुछ भी है। आप कोरोना से तो लोगों को देख रहे हैं कि मर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि लोग भूख से भी मर रहे हैं, बेरोज़गारी से भी मर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें नहीं पता कि कोरोना से क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हुआ नहीं है, हमें पता भी नहीं है। लोग एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हमारे मुल्क में। थोड़ा सा हमारे यहाँ आपको पता है तालीम की भी कमी है, तो लोग ये समझते हैं कि यार कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं और ये फैल भी नहीं रही। अगर आप इस चुंदिया रोड पे खड़े हुए हैं, अगर आप देखें तो बहुत से लोग आपको बगैर मास्क के नज़र आएंगे यहाँ पर। तो मास्क लोग पहन नहीं रहे, एहतियात कर नहीं रहे। यार कुछ पता नहीं चल रहा, बोल रहे कोरोना है, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह को पता। लेकिन ये कि पब्लिक को चाहिए कि एहतियात करे। लेकिन जहाँ तक खौफ का ताल्लुक है तो अल्लाह से डरते रहो, बुरे कामों से तौबा करो। इंशाल्लाह कोरोना की आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह से खौफज़दा नहीं होगे, अल्लाह के गुनहगार बनोगे तो आपको हर बीमारी पकड़ेगी। कोरोना क्या, आवाम के पास अवेयरनेस भी नहीं है और डर तो ज़ाहिर सी बात है, ये कॉमन फैक्टर है कि हमारी आवाम जो है वो संजीदा नहीं लेती किसी भी इशू को, किसी भी चीज़ को। हम लोग एहतियात नहीं करते, इसलिए हमें खौफ तो नहीं आता। मुसलमान है, खौफ नहीं आना चाहिए। भाई कब तक करें, अभी अल्लाह की मर्जी है। अगर इसमें मरना होगा तो उसमें तो कोई अल्लाह की रज़ा है, मार्क्स से तो कोई नहीं बचता। मर रहे बस नहीं है, डर नहीं लगता। खौफ है, डर है, परेशानी भी है, मगर रोटी भी तो कमानी है। मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमान के लिए तो मौत जो है तोहफा है। मुसलमान तो मौत से नहीं डरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एहतियात की जगह तो बताए, इधर एहतियात हो सकती है, इससे बाजार में जाए कुछ मिल ही नहीं रहे। ये मास्क जो आपने पहना ये भी 2 नंबर है, 6 घंटे के उस वक्त 6 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाए। क्या इससे बचाव है मुमकिन है? बाकी सब ड्रामा है, मीडिया में ड्रामा है, गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है, और जो कुछ दवाइयाँ ये जो इलाज कर रहे हैं वो सब ड्रामा है। बंदे मार रहे हैं, इलाज कोई नहीं हो रहा।
आवाम बहुत कम अमल कर रही है इसके ऊपर। आवाम के माइंड में ये कोरोना कुछ भी नहीं है, जबकि कोरोना बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। जो लोग इससे गुजर रहे हैं या इसके साथ लड़ रहे हैं, ये उनसे जाकर पूछा जाए। मुझे तो इस तरह का डर नहीं फील हो रहा, किसकी वजह से मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। पहनना चाहूँ मैं पहन भी सकता हूँ, 30-40 रुपये का मास्क का वो ज़रूरी नहीं है कि बंदा नहीं पहन सकता। मेरे ख्याल में लोगों को आगाही नहीं है इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में। अगर आप गाँव की तरफ जाएँ या देहात की तरफ जाएँ, एरिया में जाके देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आपसे अभी तक ये सवाल करते हैं कि आया कोरोना है या नहीं है। आप लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से आवाम की राय देखी, तासुरात देखे। अक्सरियत को कोरोना से मुतालिक आगाही तो है, लेकिन रोज़गार के लिए बाहर निकलना आवाम की मजबूरी है, जबकि SOPs पर अमल दरामद करना भी आवाम की, हम सब की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब WHO ने पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मरीज़ों और अमवात पर ख़तरे की घंटी बजा दी है। आलमी इदारा सेहत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। आलमी इदारा सेहत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी म्यार पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा 10 सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। आलमी इदारा सेहत ने यह तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान 2 हफ्ते सख्त लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। 1 लाख केसेस होने के बावजूद अवाम इसे ड्रामा समझ रही है और ख़तरे का इदराक होने के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर पा रही है। मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात भी हम आपको बताएं, यकीनन आपको भी पता होगा, इस वायरस का शिकार हो गई हैं बड़ी बड़ी शख्सियात भी, जिसमें वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब, लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले कई सियासी रहनुमा मौलिक वबा का शिकार हो चुके हैं, जिनमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, शायद शहरियार आफरीदी और दीगर और भी मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली शामिल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी भी कोरोना का शिकार हुए, फिर सेहतमंद भी हो गए, जबकि कई अहम सियासी शख्सियात इस वायरस का शिकार होकर इंतकाल भी कर चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा, सिंध के वज़ीर इंसानी तस्फिया गुलाम मुर्तज़ा बलोच, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के रुकने असम्बली जमशेदुद्दीन काका खेल और मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अवाम अगर अब भी सबके बावजूद भी इस हकीकत को नहीं मान रहे हैं तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है। हमारी तो आपसे ये अपील है, जो हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आप लोगों से ये कहती आ रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ख़ुद को भी इस वबा से महफूज रखें और अपने प्यारों को भी इस वबा से जो है वो महफूज रखें। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही हल है, वो है एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का एडिटोरियल वो ये है। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करते हुए पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की आज मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के वक्त मुल्की मफाद के साथ साथ मजदूरों के फ़ायदे का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला एकदम नहीं किया है। हम आपको ये बताएं कि हुकूमत गुज़श्ता साल से ही स्टील मिल समेत दीगर 50 इदारों के निजकारी के बारे में सोच रही थी, और ये खबर हमने अपने इस प्रोग्राम में गुज़श्ता साल जून में ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। ज़रा देखिए, खबरें ये भी आ रही हैं कि 49 ऐसे इदारों की निजकारी की मंजूरी दी जा चुकी है जो कि खसारे में चल रहे थे। खबर ये भी है कि वफाकी हुकूमत ने खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी का हतमी फैसला कर लिया है। ज़्यादा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पहले मरहले में की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खसारे में चलने वाले इदारों को सालाना सब्सिडी की मद में 1100 अरब रुपए दिए जाते हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने वज़ीर आज़म को इदारों की निजकारी के हवाले से एतमाद में ले लिया है और राज़ी भी कर लिया है, जबकि यह भी वाज़ेह रहे कि IMF ने भी हुकूमत को नुकसानात में चलने वाले इदारों की निजकारी पर जोर दिया है। जिन इदारों की निजकारी की खबरें आ रही हैं उनमें हवेली बहादुर, बल्लो की पावर प्लांट, फर्स्ट वुमेन बैंक, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर इंटरनेशनल होटल, पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर 50 इदारे शामिल हैं जिनकी पहले मरहले में निजकारी की जाएगी।
ये फैसला हुकूमत पिछले साल ही कर चुकी थी। लेकिन अब स्टील मिल्स की निजकारी में अभी भी सिंध हुकूमत और स्टील मिल्स के मुलाजमीन जो हैं ये हायल है। सिंध हुकूमत जो है स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, जबकि अब पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक के ज़रिए मुलाजमत से फारिग करने के फैसले के खिलाफ 9350 मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिए और फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने दरख्वास्त भी दायर की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या दोनों पार्टियों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान क्या फ़ैसला होता है, क्या महाजराई होती है, क्या एक दफ़ा फिर से दोनों के दरमियान, वफाक के दरमियान और सिंध के दरमियान इस मामले पर महाजराई कशीदगी देखने को मिलेगी। ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।